हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी विद माइक्रो। मैं रंजीत सिंह एक नई वीडियो के साथ जिसका संबंध है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। ये पीटी स्पेशल भी है, बंदरोगा स्पेशल भी है और 2023 में जितने भी आने वाले एग्ज़ाम्स हैं उन सब के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली वीडियो है। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं। पर्यावरण संबंधित है एक्सरसाइज, आपकी टेट, सुपर टेट, यूपी टेट सब में पूछी जाएगी, यहाँ से फैक्ट बनते हैं। तो वन संरक्षण नियम 2022 क्या है, इसके बारे में आज जानते हैं। क्योंकि वनों को संरक्षित करने के लिए कुछ कानून बनाए गए थे सरकार के द्वारा, ये हाल ही में चर्चा में रहा है वन संरक्षण नियम 2022। तो बात करें अगर हम पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, जिसने अभी हाल ही में 28 जून 2022 को वन संरक्षण अधिनियम के तहत जो उसका नियम आता है, आपका जो वन संरक्षण नियम 2022 है, ये किसके अधीन आता है? तो वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत ये आता है। और वन संरक्षण अधिनियम जो आपका है, वो अधिनियम जो है वो आपका है 1980 का। फ्रेंड्स यहाँ से थोड़ा सीक्वेंस को समझ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे समझना बहुत इम्पोर्टेंट होगा कि हम बात कर रहे हैं वन संरक्षण नियम की। तो फ्रेंड्स ये वन संरक्षण नियम जो 2022 है, ये वन संरक्षण अधिनियम है 1980 का, उसके अंतर्गत या उसके तहत इस नियम को 2022 यानी 28 जून 2022 को अधिसूचित किया गया। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि आपका वन संरक्षण अधिनियम जो आपका जो है वो 1980 का है, और उसके तहत 28 जून 2022 को वन संरक्षण नियम 2022 को क्या किया गया है? अधिसूचित किया गया है। ये ध्यान रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट, वन संरक्षण नियम 2022 किसके अधीन काम करता है? तो पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स NCST द्वारा चिंता जाहिर की गई। आखिर सोचिए इसका आने का कारण क्या रहा, वन संरक्षण नियम आने का कारण क्या रहा 2022? तो इसमें जो रीजन रहा है वो NCST का रहा है, और पुनर्वास और सहमति का मुद्दा रहा है, चर्चा में इसलिए रहा है। तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब द्वारा चिंता जाहिर की गई कि हमारे नियम, वन संरक्षण के नियम हमारे कुछ होने चाहिए, वो हमको नहीं दिए जा रहे हैं। पुनर्वास की समस्या है और उनकी सहमति का कुछ मुद्दा है, जिसके चलते ये चर्चा में रहा। तो फ्रेंड्स वन संरक्षण नियम जो 2022 है, उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान हैं। समितियों का गठन किया गया इसके तहत। इसने सलाहकार समिति का गठन किया। प्रत्येक एकीकृत कार्यालयों में एक क्षेत्रीय अधिकार प्राप्त समिति, और यूटीज में, इसको हम केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं, उस स्तर पर सरकार एक स्क्रीनिंग समिति का गठन करेगी। तो ये 2 समितियां बनाई गई हैं वन संरक्षण नियम 2022 के प्रावधान के तहत। फिर है क्षतिपूरक वनीकरण क्या है? कंपेंसेटरी फॉरेस्टेशन। पर्वतीय और पहाड़ी राज्य वन भूमि को अपने भौगोलिक क्षेत्रों के 2/3 से अधिक कवर करने वाले हरित आवरण से जोड़ के साथ राज्य सरकार या यूटीआई, केंद्र शासित प्रदेश, अपने भौगोलिक क्षेत्र के 1/3 से अधिक को कवर करने वाले वन भूमि के अंतरण में सक्षम होंगे। यानी यहाँ पर यह बताया गया है, जो पहाड़ी क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र है, वहाँ पर राज्यों की जो भूमिका होगी, राज्यों का जो दायित्व होगा, वो अपने राज्य वन भूमि का
2/3 कवर करेंगे, 2/3 से अधिक कवर करने की बात कही गई है। यही या राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो है अपने भौगोलिक क्षेत्र के 1/3 यानी कि 33% से अधिक कवर करने की बात की कही गई है। इसमें वन भूमि के अंतरण में सक्षम होंगे। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश जहां कवर यानी कि वन कवर 20% से कम है, जहां पर एरिया जो है 20% से कम है, उनमें प्रतिपूरक वन रोपण करना होगा, यानी वहां और वन लगाने होंगे। जिन केंद्र शासित या राज्यों में या केंद्र शासित प्रदेशों में 20% कवर एरिया कम है वृक्षारोपण की, वहां पर प्रतिपूरक वन रोपण लगाए जाएंगे। तो ये ध्यान रखना। फिर से यहाँ से 1/3 की बात कर रहे हैं सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में, और जो पर्वतीय पहाड़ी राज्य हैं या यूटीज हैं वहां पर 2/3 से अधिक कवर करने की बात की जा रही है। तो इस तरीके से इसमें कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट आपके हो जाते हैं, उन्हें ध्यान रखना होगा। निजी वृक्षारोपण की अनुमति, निजी वृक्षारोपण की अनुमति दी गई है क्योंकि ये परसेंटेज बढ़ना है। जैसे कहा है कि पर्वतीय में 2/3 और अन्य में कहा है 1/3, मतलब 33%। 33% जो है आपको कवर करना है एरिया। तो ये तभी संभव हो सकता है जब सरकारें कुछ छूट देंगी। जैसे कहा गया निजी क्षेत्र की अनुमति, वृक्षारोपण में निजी वृक्षारोपण की अनुमति। तो यह नियम जो है निजी प्रॉपर्टियों के लिए वृक्षारोपण करने और उस भूमि को बेचने का प्रावधान करता है जहां पर वृक्षारोपण किया जा सके। ग्राम सभा की सहमति की आवश्यकता नहीं होगी। अब कहीं पे अगर कोई जगह है वहां पर आप पेड़ पौधे लगा सकते हैं, वहां पर निजी वृक्षारोपण कर सकते हैं, ग्राम सभा की सहमति की आवश्यकता नहीं होगी। पहले ग्राम सभा या क्षेत्र के गांवों में शासी निकाय की सहमति के लिए वन भूमि के परिवर्तन हेतु निम्नलिखित सहमति की आवश्यकता होती थी। अब सरकारें क्या करेंगी, अब ग्राम सभा की सहमति लेने की आवश्यकता उनको नहीं होगी वन भूमि में परिवर्तन करने के लिए। पहले सहमति जरूरी होती थी, अब लिखित सहमति की आवश्यकता होती है, लेकिन सहमति की आवश्यकता नहीं होती है। वनों में निर्माण कार्य की अनुमति, वन सुरक्षा उपायों और आवासीय इकाइयों एक मुश्त छूट के रूप में 250 वर्ग मीटर के क्षेत्र तक सहित वास्तविक उद्देश्यों के लिए संरचनाओं के निर्माण और निर्माण कार्य के अधिकार की अनुमति है। तो ये कुछ छूट दी गई है ताकि हमारा जो है क्या बढ़ सके, वन क्षेत्र का कवर जो एरिया है वो बढ़ सके। सॉरी। वन संरक्षण अधिनियम 1980 ने निर्धारित किया कि वन क्षेत्रों में स्थायी कृषि वानिकी का फ्रेंड्स मतलब होता है जहां पर हम किस खेती की फसल के साथ साथ अगर पेड़ पौधों की भी खेती करते हैं, सपोज पेड़ के खेत के चारों ओर हम अगर पापलर जिसको बोलते हैं, शीशम है, सागौन है, इनका वृक्षारोपण कर लेते हैं, तो ऐसी जो कृषि होती है उसको हम कृषि वानिकी कह देते हैं। तो ये 1980 के तहत निर्धारित किया गया कि वन क्षेत्रों में स्थायी कृषि वानिकी का अभ्यास करने के लिए केंद्रीय अनुमति आवश्यक होगी, यानी सेंट्रल से परमिशन लेना जरूरी होगा। इसके अलावा उल्लंघन या परमिट की कमी को एक अपराध माना जाएगा। अगर ऐसा नहीं किया जाता है, बिना परमिशन वन क्षेत्रों में स्थायी कृषि वानिकी करने का अभ्यास शुरू कर दिया जाता है, यानी जिसको हम झूम कृषि कहते हैं, जंगलों को काट कर कृषि की जाती है, इसका परमिशन आपको वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत आपको केंद्रीय सरकार से अनुमति लेनी आवश्यक होगी, परमिट लेना आवश्यक होगा, अन्यथा आप उस उल्लंघन के दायरे में आ जाएंगे, अपराधी घोषित कर दिए जाएंगे। इससे वनों की कटाई को सीमित करने, इससे तो कोई फायदा क्या होगा, अगर आपको अनुमति लेनी होगी तो इससे क्या होगा, वनों की कटाई को सीमित करने का प्रयास किया जाएगा और जैव विविधता संरक्षण और वन्य जीवों को बचाने का लक्ष्य रखा। तो ये कुछ लक्ष्य देखो यहाँ पर, अगर परमिशन लेंगे तो यहाँ पर उल्लंघन नहीं होगा उसका, तो वहाँ पर क्या है, वन जो है सीमित रहेंगे, वनों का नुकसान नहीं होगा। जब वनों की कटाई नहीं होगी या होगी तो सीमित होगी, तो जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी अपने आप क्या होगी, सुरक्षित रहेगी
और वन्य जीवों को हम आसानी से बचा सकते हैं। तो ये लक्ष्य रखे गए हैं वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत। FRA यह वन में निवास करने वाली अनुसूचित जातियों, FD, ST और अन्य पारंपरिक वनवासी, अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डिलीवर्स, जो पीढ़ियों से ऐसे जंगलों में निवास कर रहे हैं, को वन भूमि पर उनके वन अधिकारों को मान्यता देता है। जो आपका FRA है, FRA 2006 है, ये फ्रेंड्स क्या है, इसको हम कहते हैं FRA, ये आपका है रिकॉग्नाइजेशन। F का मतलब फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स, FRA का जो पूरा नाम होता है फ्रेंड्स, ये होता है रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स। ये जो 2006 का एक्ट है, जिसके तहत अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य जो भी ट्राइब्स हैं, जो वनवासी हैं, जो वन में रहते हैं, उनको वनों को लेकर के कुछ अधिकार दिए गए हैं, क्योंकि वो जनजाति वन में निवास करती है, जैव विविधता का संरक्षण करती है, पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलन बनाए रखती है। तो इस तरीके से इस राइट के द्वारा, यानी कि FRA 2006 के तहत इन ट्राइब्स को कुछ मजबूती दी जाएगी, ताकि इनकी आजीविका तथा खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए वनों के संरक्षणों की व्यवस्था की जाए और उसको मजबूती प्रदान की जाए। अगर बात किया जाए ये लागू कब से हुआ है आपका, तो ये आपका लागू हुआ है 1 जनवरी 2008। ये लागू हुआ है आपका 1 जनवरी 2008 से। कौन? FRA फ्रेंड्स का फुल फॉर्म क्या है? रिकॉग्नाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006। लागू कब से होता है? तो 1 जनवरी 2008 से लागू होता है। ये है क्या? ये वनवासी जो ट्राइब्स होते हैं, जो जंगलों में रहती हैं, उनको कुछ अधिकार दिए गए हैं, कुछ जंगली अधिकार दिए गए हैं कि क्योंकि वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। किसमें? वो महत्वपूर्ण वनों के संरक्षण की व्यवस्था को मजबूती प्रदान करते हैं, इसलिए उनको कुछ अधिकार दिए गए हैं। ग्राम सभा को व्यक्तिगत वन अधिकार, सामुदायिक वन अधिकार, दोनों जो FD/ST यानी फ्रेंड्स ये होता है वन में निवास करने वाली अनुसूचित जाति, और जो OTFD होता है वो होता है अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डिलीवर्स, ये होता है। इन दोनों को अधिकार दिए जा सकते हैं इस अधिनियम के तहत कि प्रकृति और सीमा निर्धारित करने हेतु प्रक्रिया शुरू करने का अधिकार देता है। तो ये फ्रेंड्स ध्यान रखिए, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यहाँ से संवैधानिक प्रावधान जो किया गया है वो क्या है? 42वां संविधान संशोधन जो हुआ आपका 1976 में हुआ, इसके माध्यम से शिक्षा, नापतोल, न्याय प्रशासन, वन्य और वन्य जीवों तथा पक्षियों के संरक्षण को, फ्रेंड्स 5 हैं, ये 5 हैं विषय जिनको 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, समवर्ती सूची में डाल दिया गया। राज्य सूची से निकाल करके इसको समवर्ती सूची में डाल दिया गया। तो कितने हैं? 5 हैं, स्थानांतरित कर दिया गया। इसी में आपका इंपॉर्टेंट जो फैक्ट आपको ध्यान रखना है कि वन यानी फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ वर्ड्स, इनके संरक्षण को राज्य सूची से निकाल करके समवर्ती सूची में डाल दिया गया। फ्रेंड्स कब? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। राज्य के नीति निर्देशक जो DPSP है आपके फ्रेंड्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, ये आयरलैंड से लिए गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भी ये कहते हैं कि अनुच्छेद आपका जो 48A है उसके मुताबिक राज्य सरकार का दायित्व होता है कि पर्यावरण संरक्षण को उसको बढ़ावा देने का काम करेगा, देश भर के जंगलों और वन्य जीवों की सुरक्षा की दिशा में कार्य करेगा। तो एक आर्टिकल आपको ये ध्यान रखना है कि पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना और जंगली जानवरों और वन्य जीवों की सुरक्षा करने का दायित्व किसका है? तो राज्य सरकार का है, DPSP यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल में, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो आयरलैंड से लिए गए हैं 48 अनुच्छेद 1 के तहत, ये आपको ध्यान रखना है, राज्य की जिम्मेदारी होती है।
नेक्स्ट अगला जो फैक्ट है आपका वो है संविधान के अनुच्छेद 51 AG। इसमें साफ कहा गया है फ्रेंड्स, वनों एवं वन्य जीवों सहित, यानी इनकी भी करना है देख रेख, वनों की, फॉरेस्ट की भी करना है, वाइल्ड लाइफ की भी करना है, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना और उसमें सुधार करना प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य होगा। तो ये देखो प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है, और जबकि राज्य सरकार का दायित्व भी है। तो ये आपको ध्यान रखना काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है फ्रेंड्स, यहाँ से क्वेश्चन आपका निश्चित तौर पे बन जाएगा। आइए अब देखते हैं इसमें, ये जो दिया हुआ है फैक्ट, भारत में वन क्षेत्र, तो भारत में कहा गया, क्षेत्र में कहा गया पिछले 2 दशकों में अगर बात किया जाए तो 1540 वर्ग किलोमीटर इतनी वृद्धि देखने को मिली है। 1540 वर्ग किलोमीटर वृद्धि देखने को मिली है, ये डाटा आपको याद रखना है। अगर पूछा जाए भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है इस समय देश में, तो आपका है 21.71%। ये भौगोलिक आपका आंकड़ा है कि इतने वन क्षेत्रफल में है, इतना एरिया कवर करते हैं, जबकि होना कितना चाहिए फ्रेंड्स, 33.33 होना चाहिए। जबकि प्रेजेंट में कितना है, तो 21.71 है। और फ्रेंड्स अगर बात करें 2019 में कितना था, तो 2019 में जो था वो 2019 में 21.67 था, 21.67 था, और ये है 21.71। तो अगर बात की जाए तो दोनों का जो वृद्धि दिखाया गया 721 वर्ग किलोमीटर की वृक्षावरण में वृद्धि देखने को मिली है। वन आवरण में सबसे अधिक वृद्धि करने वाला राज्य कौन है, तेलंगाना है, उसके बाद आंध्र प्रदेश है और उड़ीसा है। तो फ्रेंड्स आपको एक याद रखना है, तेलंगाना। ज़्यादा याद रखना है तो आप आंध्र प्रदेश को भी याद कर लीजिए। तो सबसे ज़्यादा जो वृद्धि करने वाले राज्य हैं वो आपके कौन है, तेलंगाना है और आंध्र प्रदेश है और उड़ीसा है। ऐसे वन आवरण में सबसे कमी जो है पूर्वोत्तर में कहाँ पे, यानी पूर्वोत्तर राज्यों में अगर बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश में, और मणिपुर है, मेघालय है, मिजोरम और नागालैंड। यहाँ पे वन आवरण में सबसे अधिक कमी देखने को मिली है। तो सबसे अधिक कमी किसमें हुई है, तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा कमी हुई है। और बात करें सबसे ज़्यादा वृद्धि किसमें हुई है, तो आपकी सबसे ज़्यादा वृद्धि तेलंगाना राज्य में हुई है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात किया जाए, मध्य प्रदेश, क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश सबसे बड़ा देश या वन क्षेत्र है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र। इसका फ्रेंड्स एक फार्मूला याद रखिए, मैचो, एम से एमपी यानी मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज़्यादा वन मध्य प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है, उड़ीसा में है, और उसके बाद महाराष्ट्र में भी है, याद रखिएगा। तो माचो याद रखिए, माचो ट्रिक है आपकी जो, उसमें सारे आपके प्रदेश आ जाते हैं। वैसे आपको एक ही याद रखना है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश जो है, सबसे बड़ा देश का राज्य जो है वो कौन है, तो एमपी है, मध्य प्रदेश। और शीर्ष अगर पूछा जाए प्रतिशत में तो मिजोरम है, मिजोरम के बाद अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर। वन क्षेत्र जो शब्द है, फॉरेस्ट एरिया, इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, तो इसका मतलब होता है जब सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार भूमि की कानूनी स्थिति को दर्शाता है, जबकि वन आवरण, फॉरेस्ट कवर शब्द किसी भी भूमि पर पेड़ों की उपस्थिति को दर्शाता है। चलिए फ्रेंड्स, ये रही आपकी वीडियो। और फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और फिर अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।